अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान आज जिस दोराहे पर खड़ा है वहाँ सबसे नुमाया चीज़ जो दिखाई देती है वो है पुलिस स्टेट की झलक। जी हाँ, पिछले 2 से 3 सालों में पुलिस गर्दी की ऐसी मिसालें सामने आई हैं कि शहरियों की चादर और चार दीवारी तक महफूज ना रही। घरों में बिला इजाज़त घुसना, बगैर वारंट गिरफ्तारी लोगों को उठा लेना, खवातीन और बच्चों को हरासा करना, सब कुछ एक मामूल बनता चला गया। पुलिस को एक ब्लैंकेट पावर दे दी गई है कि वो जिस पर चाहे हाथ डाले और जिसको चाहे सियासी इंतकाम का निशाना बना ले। खास तौर पर पंजाब में हमने तवातर से देखा कि सियासी कारकुनों के साथ क्या कुछ होता चला गया और अब ये सिलसिला सहाफियों तक आन पहुंचा है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस ने हमला कर दिया। वजह क्या थी जी? कश्मीर के जो हालात है और उन हालात के हवाले से मुजाहरे हो रहे थे, उनकी कवरेज की जा रही थी और फिर उन सहाफ़ियों के पीछे, आप मुजाहिरीन के पीछे तो गए ही गए, आपने नेशनल प्रेस क्लब की जो एक सैंक्टिटी थी वो आपने ऐसे पामाल की। आप घुस गए वहां पर, आपने लोगों को वहां पर निशाना बनाया, सहाफ़ियों को आपने निशाना बनाया, आपने कैफेटेरिया किचन जो है उसमें तोड़ फोड़ की। जिस तरह की आपने एक सूरत हाल बना दी, और जाहिर है क्योंकि आपको इस तरह से आपकी ये पिछले 2-4 सालों में आपकी ग्रूमिंग और आपकी ट्रेनिंग हो रही थी कि आपको एक ब्लैंकेट पावर दे दिया गया था। आज उस हवाले से उस पर एक शदीद रद्द अमल का इजहार तो सहाफ़ियों ने किया और मैं उस पर भी आऊँगी क्योंकि बहुत हमारा एक रद्द अमल भी, हमारा रिएक्शन भी बहुत सिलेक्टिव है। बहुत मामलात पे हम खामोश रहे और वो खामोशी आज हमारे गले को आ रही है कि जिस तरह से हमें जिन हालात का सामना करवाया जा रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं थी। ये सब कुछ नज़र आ रहा था, सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा था और उस पर हमारी जो खामोशी थी वो हमारा ही कसूर था। पूरे मुल्क के 40,000 सहाफ़ियों पर इसको कहा जा रहा है कि ये एक हमला तस्वर किया जाएगा। सदर PFUJ, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो फोरम है, उसके जो सदर साहब है अफजल भट्ट साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी वो अब एक तहरीक चलाने जा रहे हैं और ये हमला जो है वो 40,000 मुल्क भर के जो सहाफ़ी हैं उन पर हमला तस्वर किया जाता है और मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लबों पर काले परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, यौम सियाह के तौर पर इसको मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो है वो सर जोड़ कर बैठी और फिर उसके बाद गुफ्तगू भी उन्होंने की और अफजल भट्ट साहब ने जिस तरह से कहा कि ये एक उसूल था कि प्रेस क्लब में कोई भी दाखिल हो तो पुलिस दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार करती थी कि बाहर आए तो कार्रवाई करें। लेकिन आज जो है वो उस पूरे उसूल को जैसे तहस नहस किया गया, जिस तरह से उसको बिखेरा गया, उसका एक तमस्कुर उड़ाया गया, ये तो मेरे ख्याल से अफजल भट्ट साहब को अपने आप से भी पूछना चाहिए क्योंकि जिस किस्म के हालात हमें ओवर द टाइम नज़र आए, बिलखुसूस मुझे याद है कि हमारे बड़े ही कोई सीनियर और बड़े हरदिल अजीज़ हमारे मेंटोर शहीद अरशद शरीफ साहब, जब उनकी पहली बरसी थी, मुझे आज तक याद है, हमें नेशनल प्रेस क्लब में बताया गया जी उनकी पहली बरसी पे एक उन्होंने एक एहतमाम किया था, सबको बुलाया था, मदऊ किया था और जब वहां पर हम पहुंचे तो जी आपने मरियम औरंगजेब साहिबा, आपने उनको बुलाकर आप उनके गले में हार डाल रहे थे। किस बात पे? कि चंद फंड्स के चक्कर में, चंद पैसों के एवज जो है क्या बनता था उनके गले में हार डालना, क्योंकि सहाफियों के साथ तो जो कुछ सलूक हो रहा था और वो नहज पे, वो वर्ज पे चीज़ें आ चुकी थी। जिस तरह से अरशद साहब के खिलाफ मुकदमात हुए, सारे इकट्ठे खड़े नहीं हुए। हम बार बार पिटते हैं इस बात पे कि यूनिफाइड एक स्टांस होना ज़रूरी है, सबको यकजा हो जाने की ज़रूरत है। आप सिलेक्टिव अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिखा सकते, आप हुकूमत की बी टीम के तौर पे नहीं नज़र आ सकते। आपने इकट्ठे होना है, आपने हुकूक के लिए, ये हुकूक की जंग है, आप यौम सियाह तो आप मना रहे हैं, लेकिन क्या ही बात होती कि आप मीडिया कर्ब्स जो आप पे लगाए गए हैं इस पूरे अरसे में, 2-3 साल में, जिस किस्म का सहाफ़ियों को जिन कदगनों का सामना करना पड़ा है, ब्लैकआउट, आपने एंकर्स फारिग करवा दिए इदारों से, आपने उस पर ये रेज नहीं नजर आया, ये रिएक्शन उस तरह का था ही नहीं। आपने प्रेस क्लब में, अब जरा आए जी प्रेस क्लब की सैंक्टिटी की बात करते हैं।
प्रेस क्लब में आपने ये भी देखा कि गुज़िश्ता 2-3 साल में जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती चली गई, और प्रेस क्लब जो है वो बज़ाहिर तो ऐसे सरेंडर मोड में नज़र आ रहा था कि वहाँ पर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी और सारी मुतनाज़ा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। जो जो पीटीआई छोड़ रहा था वो भी आप सबके सामने है। वो सब नेशनल प्रेस क्लब के बैनर तले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब चीज़ें कहीं रुक रही नहीं है। स्टेट मिनिस्टर और इंटीरियर ये तलाल चौधरी साहब ये आके इन्होंने बड़ा माजरत की, अनकंडीशनल अपॉलजी जो है वो पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई। बज़ाहिर है क्योंकि अभी तो एक रिएक्शन तो हर तरफ से आ रहा है ना, बहुत जल्दी तो आप इनकी ये अनकंडीशनल अपॉलजी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। मुझे याद है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में जब ये थे तो ये जाते थे उस वक्त लोगों में जाके बैठ जाते थे सहाफ़ियों के साथ, बार बार 24 घंटे में 2-2 3-3 बार जी जाया जाता होता था। बहुत उनके गले लग लग के उनको पूछा जा रहा होता था कि जी पीटीआई दौर में क्या कुछ आपके साथ हो रहा है। वर्स्ट चीजें हमें बताया जाता है कि जी जिन्होंने डिक्टेटरशिप्स देखी है ज़ियाउल हक के दौर में, जिन्होंने वो कदगनों का सामना किया है, वो कहते हैं वर्स्ट हालात है इस वक्त, और आप इसे जमहूरियत कहते हैं जिसमें एक वर्स्ट डिक्टेटरशिप की फॉर्म हमें नजर आ रही है। सवाल यह है कि जो सहाफ़ी हुकूमत के इस जुल्म सितम पर खामोश रहें या उसे जायज़ करार दे या उनके लिए ये तमाम चीज़ें एक्सेप्टेबल हो, जो उनके एक नैरेटिव को तूल दे या उनके नैरेटिव को प्रमोट करे, उनकी किसी तहरीक की कोई क्या अखलाकी बुनियाद रह जाती है। असल ज़रूरत तो एक कलेक्टिव स्टांस लेने की है, लेकिन अफसोस कि ऐसा अब तक नहीं हो सका है। और जान तो बहरहाल सब नहीं देनी है, लेकिन बेहतर है कि हक और सच पर रह कर मरा जाए। अब आते हैं जी मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला भी सामने आ गया है। आईनी बेंच का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार देकर अवामी मैंडेट और आइन के तकाजों को नजरअंदाज किया है। वाह, मतलब आज आईनी बेंच ने ये जो तफसीली फैसला जारी हुआ है तो सच में जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके आर्किटेक्ट्स का उन्होंने दिल खुश कर दिया होगा, दिल गार्डन गार्डन कर दिया होगा ये कह के। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार देकर अवामी मैंडेट और आइन के तकाजों को नजरअंदाज किया गया है। मुझे ये बात जान के भी बड़ी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट आईनी बेंच को अवामी मैंडेट और आईनी तकाजों के हवाले से कोई ना कोई जरा जानकारी है, कुछ इल्म थोड़ा बहुत है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में बांटने की बुनियाद बनने वाले जो 7 गैर मुतनाज़ा हकायक हैं वो आज पेश इस तफसीली फैसले में होते हैं। नंबर 1, मरकजी केस के फैसले में इख्तलाफात के बावजूद एक बात पर सब जजेस मुत्तफिक थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। पॉइंट नंबर 2, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अहलियत पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी गई जो केस में फरीक बनी ना नजरसानी में आई, यानी कि ये फरीक इनको बनना चाहिए था, फरीक क्योंकि नहीं बनी तो हेंस दे वर नॉट टू बी गिवन एनी रिलीफ। नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती तो दरख्वास्त दायर कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर, मतलब इंटेंट का भी इन्होंने गेज कर लिया, जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया और फिर भी मरकजी केस में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। नंबर 4, जैसा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अगवान साहब ने 3 अगस्त 2024 को अकलियती नोट में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन, फिर पेशावर हाई कोर्ट और अब ना ही सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए फरीक बनी, लिहाजा उन्हें ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हुक्म नहीं दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हकीकत में कुछ उम्मीदवारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर इलेक्शन लड़ा, जैसे बैरिस्टर गौहर खान, मगर बहुत से उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान ने आज़ाद करार दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इन फैसलों को चैलेंज नहीं किया। आरओ का डिसीजन आपने चैलेंज नहीं किया, गलती पीटीआई की थी। नंबर 6, आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों में से किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं या मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। 7वां पॉइंट ये कि जी आपने दीगर जमातों को जो है वो सुना भी नहीं, तो घूम फिर के मोरलेस सारी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती थी। सवाल यह है कि एक ऐसी जमात जिसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, जिसके उम्मीदवारों को उठा लिया गया, जिसकी क़यादत को जेलों में डाला गया, जिस पर मुकदमात की भरमार लगा दी गई, इस पर ये बोझ कैसे डाला जा सकता है कि वो अदालत के सामने पेश क्यों ना हुई? क्या इंसाफ का तकाजा ये है कि मुतासरा जमात को ही सारा कसूरवार ठहराया जाए,
جب لیڈر کو بار بار سزائیں سنائی جا رہی ہو, جب پارٹی کو توڑنے کے لیے ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہو, تب کیا واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلطی صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی تھی؟ مطلب یہ ججز بالکل لا علم تھے, انویئر تھے, مطلب they were completely oblivious to the fact کہ to the surroundings, کہ جن کچھ نہیں پتا, آنکھ بند کر کے کبوتروں کی طرح جو ہے وہ یہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا ملک میں حالات اس وقت کیسے چل رہے تھے, کیا کچھ سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. بٹ اگین لائک آئی سیڈ بیفور, 26 امینڈمنٹ کی پروڈکٹ اور 26 امینڈمنٹ کے obviously جو آرکیٹیکٹس ہیں ان کا شکریہ تو ادا کرنا بنتا تھا. عوام پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ ایسی عدلیہ پر کیسے اعتماد کیا جائے جو ہر بار طاقت کے سامنے جھک جائے. ایسے فیصلے انصاف نہیں بلکہ ایک جو انجینئرنگ ہے اس کی جھلک obviously ایک نظر آتی ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے, کوئی ڈھکی چھپی اب یہ چیز رہی نہیں ہے. اب جی اسی دوران مریم نواز صاحبہ کی بات کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ان کا تازہ ترین جو ہے وہ بیان کیا سامنے آتا ہے, ایک تقریر کی انہوں نے. تقریر میں انہوں نے اگین پیپلز پارٹی کو لتاڑا. پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اب باقاعدہ انہوں نے ایک بہت بڑی ایکوزیشن ان پہ عائد کر دی ہے. انہوں نے کہا پنجاب کی عوام کی اگر تذلیل ہوگی تو میں بات کروں گی, میں کوئی معافی نہیں مانگوں گی اور میں چپ نہیں رہوں گی. تو پنجاب کی عوام کی تذلیل کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کی عوام کو ذلیل کیا ہے. ان ادر ورڈز مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. سو وہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل برداشت کسی صورت وہ معافی نہیں مانگیں گی, اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے اب یہ دباؤ میں آتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. کل شکایت ہوئی ہے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ میٹنگ کنکلوڈ ہوئی تھی, بٹ مریم صاحبہ بالکل is showing no relent, she is not coming slow. So let's see یہ رساکشی جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے. ایک آپٹکس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, یہ جینوئن پوائنٹ سکورنگ ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, یا پھر یہ ایک ڈسٹریکشن ہی ایک کریٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک طرف آئی ایم ایف کا وفد بھی یہاں پر آیا ہوا ہے, آپ بھیک بھی مسلسل ان سے مانگ رہے ہیں, دوسرا ریویو بھی ہونا ہے آپ کا نیکسٹ پروگرام کے حوالے سے, آپ کی کرنٹ جو کوارٹر کمپلیٹ ہوا تھا. پھر آپ نے جو باہر آپ نے جو سیناریو دیکھا, جو پھر آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں, دوسری طرف جو غزہ کے حوالے سے آپ نے جو پیس پلان کا آپ حصہ بن گئے ہیں بغیر پڑھے, بغیر کوئی آئیڈیا رکھے. سو یہ ساری چیزوں سے ایک ڈسٹریکشن بھی ضرور ہو سکتی ہے. پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے.